friends, today we are going to see second lesson on Saying Please, written by Alfred George Gardiner, who was appointed editor of the Daily News at the age of 37 under the pen name Alpha of the Bluff. His best known writings are The Pillars of Society and Leaves in the Wind. He is a unique writer. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amazing manner. He raises the question of morality in everyday life. In this lesson on Saying Please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. सेइंग प्लीज इस पाठ के लेखक हैं एज गार्डिनर। इन्हें 37 वर्ष की आयु में अल्फा ऑफ द फ्लफ इस उपनाम से डेली न्यूज का संपादक नियुक्त किया गया था। उनके द पिलर्स ऑफ सोसाइटी एंड लीव्स इन द विंड्स एक सर्वश्रेष्ठ नात लेखन है। वह अद्वितीय लेखक हैं। उनकी अद्वितीयता एक आसान और मनोरंजक तरीके से जीवन के बुनियादी सत्य को सिखाने की अपनी क्षमता में है। रोजमर्रा की जिंदगी में उन्होंने नैतिकता पर सवाल उठाया। इस पाठ में उन्होंने सामाजिक जीवन में शिष्टाचार के महत्व की ओर संकेत किया है तथा दैनिक व्यवहार में शिष्टाचार और विनम्रता के महत्व पर जोर दिया है। वह उदाहरण सहित बताते हैं कि कैसे विनम्र वाणी और शिष्टाचार वातावरण को मधुर बनाता है और कैसे अशिष्टाचार और बुरा या असभ्य बर्ताव वातावरण को दूषित कर देता है। Let us turn to the test on saying please. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. पाठ की शुरुआत लेखक छोटी सी घटना से करते हैं। एक शहर के दफ्तर में लिफ्टमैन का काम करने वाले एक युवा ने एक मुसाफिर को सुबह लिफ्ट से बाहर फेंक दिया और इस गलत बर्ताव के अपराध के लिए बेशक उसको सजा मिली। पता है कारण क्या था? सवाल था प्लीज यानी कृपया कहने मात्र का। द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप। द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड ही नॉट ओनली डिक्लाइंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। दिस ऑफ कोर्स वाज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। फरियादी ने लिफ्ट में दाखिल होते हुए ऊपर इतना ही कहा, लेकिन लिफ्टमैन की मांग थी कृपया ऊपर कहो। और इस विशेष हक को मानने से जब उस मुसाफिर ने मना किया तब उस लिफ्टमैन ने मुसाफिर की सूचना को मानने से सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि उसको लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। अर्थात इस बर्ताव पर बहुत आलोचनाएं या टीका टिप्पणी हो सकती हैं। Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. आगे लेखक कानून के दायरे में अशिष्टाचार के स्थान को बयां करते हैं। अशिष्टाचार या असभ्यता या कोई कानूनन अपराध नहीं और वह हिंसात्मक हमला या मारपीट की वजह नहीं हो सकती। इसके लिए लेखक उदाहरण देते हैं सेंधमार या चोर का। अगर किसी सेंधमार ने मेरे घर को फोड़ा और उसको मैंने मारा तो कानून मुझे निर्दोष करार देगा, और अगर उसने मुझ पर हिंसात्मक आक्रमण या हमला किया तो कानूनन मैं उससे बदला ले सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्योंकि सेंधमार और आक्रमणकारी दोनों ने कानून के कलमों का भंग किया है। No legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. It would never do if we were at liberty to box people's ears because we did not like their behavior or the tone of their voices or the scowl on their faces. Our face would never be idle and the gutters of the city would run with blood all day. लेकिन बुरे बर्ताव के खिलाफ कानून व्यवस्था कायदा बताने का प्रयास नहीं कर सकता, न हिंसा के प्रयोग को मंजूरी दे सकता है जो कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध स्वीकारा जाए। और ऐसे में हम लिफ्टमैन से सहानुभूति रखते हैं तो हमें यह मानना जरूरी है कि कानून तर्कसंगत है, उचित है, सही है। अगर हम स्वतंत्रता पर थे लोगों के कान के नीचे खींचने के, क्योंकि हमें उनका बर्ताव, उनकी आवाज़ों का स्वर या लहजा
या उनके चेहरे की त्योरियां पसंद नहीं आई थी। यह कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुट्ठियां कभी निष्क्रिय यानी सुस्त नहीं होंगी और पूरा दिन शहर के नालों में रक्त का पाट बहेगा। In next paragraph, writer talks about the freedom to behave. I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay save the penalty of being written down an ill-mannered fellow. राइटर कहता है, मैं असभ्य हो सकता हूँ जैसे मुझे अच्छा लगे, और कानून मेरी हिफाजत करेगा हिंसक प्रतिशोध के विरुद्ध। मैं घमंडी हो सकता हूँ अथवा गंवार, और इसके लिए अदायगी के स्वरूप में कोई दंड नहीं सिवा बुरे स्वभाव का या असभ्य ऐसी मुहर लगेगी। The law does not compel me to say please or attend my voice to other people's sensibilities anymore. Then it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. कानून मुझे प्लीज कहने या इन लोगों की संवेदनशीलता से सूर में सूर लगाने के लिए मुझे विवश नहीं कर सकता। जैसे मैं अपनी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा या बालों को लगाऊंगा या पीठ पीछे बालों का छल्ला या झुक्का रखूंगा। मुआवजे के मामले में वो हमारे भावनाओं के छेद को नहीं मानते। इन मामलों में नैतिक तथा बौद्धिक नुकसानों की गुंजाइश नहीं। This does not mean that the damages are negligible. It is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. इसका अर्थ यह नहीं है कि हानि नगण्य है। यह संभव है कि लिफ्टमैन को ज़्यादा गहरी चोट लगी हो जिससे उसने यह माना कि उसके सामाजिक प्रतिष्ठा पर यह कलंक है, तो वह होता अगर वह उसके तंगड़ी पर लात मारा होता जिसके लिए उसे कानूनन निवारण या उपाय मिल सकता था। तंगड़ी पर मारी हुई लत्ती की पीड़ा तो जल्द निकल जाएगी, लेकिन आत्मसम्मान को पहुंची चोट या गुरूर पर हुआ घाव पूरे दिन को विस्मय या जहरीला बना देगा। लेखक यहाँ कल्पना करता है कि लिफ्टमैन ने ऐसा क्यों किया होगा। हर एक क्रिया की जैसे प्रतिक्रिया होती है वैसे हर क्रिया के पीछे कारण भी अवश्य होता है। इस कल्पना का श्रृंखलाबद्ध किया है लेखक ने, जो काफी मनोरंजक है। I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. For there are few things more catching than bad temper and bad manners. लेखक कल्पना करता है कि लिफ्टमैन ने अपने इस घाव को लिफ्ट के बाहर फेंकने की राहत को इनकारा। पूरा समय इस अपमान में कूदना और शाम को अपनी पत्नी को मिलना, यही एक तरीका था उसके पास अपने बिगड़े संतुलन को पाने का। बुरा क्रोध और बुरे व्यवहार की तुलना में कुछ चीजें अधिक ध्यान खींचती हैं, और इसी को उदाहरण स्वरूप दिया है लेखक ने कि कैसे बुरे व्यवहार या अशिष्टाचार की श्रृंखला समाज को संक्रमित करती है। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. Probably the man who said top to the lift man was really only getting back on his employer who had not said good morning to him, because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. जब सर एंथनी अब्सोल्यूट कैप्टन अब्सोल्यूट पर दबंगगिरी करता है तो गुस्से में कैप्टन अब्सोल्यूट अपने नौकर फैग पर दबंगगिरी दिखाता है, जिस पर फैग नीचे जाकर पेश बॉय को लात मारकर अपना गुस्सा निकालता है। शायद ऐसे ही जिस शख्स ने लिफ्टमैन को टॉप कहा, वास्तव में वह नियोक्ता पर भुनभुना रहा था क्योंकि उसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा था, और इसकी वजह थी उसे सुबह नाश्ते में अपनी पत्नी द्वारा मिली हुई डांट, और पत्नी का इस बर्ताव का कारण था रसोइया उसके साथ उद्धट पेश आया था। रसोइया का यह असभ्य वर्तन
थी नौकरानी जिसने उसे उल्टा जवाब दिया था। ऐसे अशिष्टाचार की श्रृंखला तैयार हो जाती है। In fact, the world without ill humors, bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. हम अपनी इन बुरी भावनाओं से पूरी दुनिया को संक्रमित करते हैं। सूची के स्वरूप में होने वाले अपराधों की तुलना में बुरा व्यवहार शायद सामाजिक जिंदगी में अधिक जहर घोलता है। कहने का मतलब अपराधों से भी अधिक बुरा व्यवहार हानिकारक होता है। अच्छे सौजन्यशील स्वभाव वाले पति से पत्नी को मिली हुई मार और उससे उसकी हुई नीली आंखें, ऐसी 100 औरतें शहीदों की जिंदगी उदास स्वभाव की छाया में जीती हैं। क्या इनके लिए कानून कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। All the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law which governed our social civilities, our speech, the tilt of our eyebrows, and all our moods and manners. हमारे निजी आचरण का अभिभावन कानून नहीं बन सकता। 10 नियम या धर्मादेश अपराधों के विशाल क्षेत्र को ढक नहीं सकते। हमारे सामाजिक शिष्टाचार, हमारा भाषण, हमारी बहुओं का झुकाव और हमारी सभी मनोदशा और व्यवहार कोई भी न्यायालय शासित कानून नियंत्रित नहीं कर सकता। We are bound to endorse the verdict against the lead man. Most people will have a certain sympathy with him. While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. लेकिन हम लिफ्टमैन के खिलाफ फैसले का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। ज्यादातर लोगों को लिफ्टमैन के लिए निश्चित ही सहानुभूति होगी, जबकि यह सच है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो हमें प्लीज कहने के लिए बाध्य करे। प्लीज कहना एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जो हमें शिष्ट होने का आदेश देने वाली किसी विधि से कहीं अधिक प्राचीन और कहीं अधिक पवित्र भी। First requirement of civility is that we should acknowledge a service. Please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. सभ्यता की पहली आवश्यकता यह है कि हमें इस व्यवहार का स्वीकार करना चाहिए। प्लीज और थैंक यू ये छोटे बदलाव हैं जिसे हम सामाजिक प्राणी होने के नाते भुगतान करते हैं। ये छोटे शिष्टाचार हैं जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी के मशीन को तैलित रखते हैं और जिंदगी में मीठापन लाते हैं। वे एक दोस्ताना सहयोग के आधार पर हमें मेलजोल रखते हैं, एक आसान तरीके से लेन देन कराते हैं, बजाय इस आधार पर कि श्रेष्ठ निम्न पर दबाव डालें। यह एक बहुत ही अशिष्ट मन है जो आज्ञा करता है जहां उसको पूछने पर सेवा मिलती है, और वो भी स्वेच्छा और अच्छे भाव से, बजाय नाराजगी से। इंसान के बुरे व्यवहार और अशिष्टाचार का यह एक पहलू लेखक ने बड़ी रोमांचकता और मनोरंजकता के साथ हमारे सामने रखा है। हमने देखा कि अशिष्टाचार कैसे हमारे समाज को एक विषाणु के रूप में संक्रमित करता है। लिफ्टमैन के उदाहरण से हमने जाना भी। अब अगले परिच्छेद में लेखक शिष्टाचार के महत्व को समझाने के लिए एक विनम्र शिष्ट कंडक्टर का उदाहरण देते हैं। I should like to feature in this connection my friend, the polite conductor. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. गार्डिनर कहते हैं, मैं इस संबंध में अपने दोस्त विनम्र कंडक्टर को पेश करना चाहूँगा। इस भेदभाव के शीर्षक से आमतौर पर कंडक्टरों को फटकारने का मेरा इरादा नहीं। इसके विपरीत मैं प्रवृत्त हूँ ये सोचने के लिए कि मनुष्य के कुछ वर्ग हैं जो बस कंडक्टर की तुलना में
काफी तकलीफदेह अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ कंडक्टरों के अंतर्गत भेद नहीं कर रहा, बल्कि अपने अच्छे अनुभव को बता रहा हूँ जो इस विनम्र कंडक्टर से मुझे मिला। Here and there, you will meet an unpleasant specimen who regards the passengers as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him, and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. But this type is rare, rarer than it used to be. यहाँ वहाँ आपको अप्रिय नमूने मिलेंगे जो मुसाफिरों को स्वाभाविक शत्रु की तरह मानते हैं। ऐसे जीव जिनका मुख्य प्रयोजन धोखा देना है, जो केवल जोर से आवाज कर और आक्रामक तरीके से उचित रूप से ईमानदार रखे जा सकते हैं, लेकिन ये प्रकार दुर्लभ है, इतने दुर्लभ कि इसकी तुलना में उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेखक यहाँ कंडक्टरों के ऐसे वर्ग को सामने रख रहे हैं जो मुसाफिरों को ऐसी नज़र से देखते हैं कि बिना टिकट सफ़र करने का इनका उद्देश्य है, और ऐसे राहगीरों को गुस्से से चिल्लाकर ईमानदारी पर लाया जा सकता है, ऐसा ही मानते हैं। I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. In doing this, it not only makes things pleasant for the traveling public, but performs an important social service. लेखक आगे कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि जनता ज़्यादा ऋणी है अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी की, जो बस की सेवा देने के साथ अपने सेवकों में निश्चित स्तर की सभ्यता पर जोर देते हुए इस ओर भी ध्यान देती है कि इस स्तर का पालन किया जाए। ऐसा करने से न केवल जनता की यात्रा सुखकर होती है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवा भी मिलती है। यहाँ लेखक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का उदाहरण देकर हमें सभ्यता के महत्व को समझाते हैं। आगे लेखक अपने विनम्र कंडक्टर से आए अनुभव को शेयर करते हुए शिष्टाचार की हेल्दी श्रृंखला को आपके सामने रखते हैं। It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. Everyone has had the experience and knows the feeling, the missed feeling which the discovery arouses. वे कहते हैं, इसलिए मैं इस विनम्र कंडक्टर का उदाहरण नहीं दे रहा कि मेरे मन में कंडक्टर वर्ग के प्रति अमैत्रीपूर्ण भावना है, और इसलिए मैं उस वर्ग के एक विशेष सदस्य की प्रशंसा या सम्मान करता हूँ। मुझे पहली बार उसके अस्तित्व का एहसास हुआ जब मैं बस में कूद गया और मैंने पाया कि बिना पैसों के मैंने घर छोड़ दिया था। सभी को यह अनुभव जिंदगी में मिला है और उस वक्त की भावनाओं को भी जानते हैं जो मन में आती हैं। एक प्रकार की मिश्रित भावना जो खोज को जगाती है, सचेत कराती है। You are annoyed because you look like a fool at the best and like a knave at the worst. You would not be at all surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, "Yes, I know that's still an old trick. Now then, off you get." And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience, perhaps of missing your train or your engagement. उस वक्त आप नाराज हो जाते हैं क्योंकि आप अच्छों में मूर्ख की तरह और बुरों में धोखेबाज की तरह दिखते हैं। आपको उस वक्त आश्चर्य नहीं होगा अगर कंडक्टर आप पर रूखी दृष्टि डालते कहे, हाँ मुझे पता है, वही पुरानी उबाऊ युक्ति, चलो नीचे उतरो। भले ही कंडक्टर अच्छा इंसान हो और आपको आसानी से नीचे उतरने दे, तब भी आपको वापस जाने की जरूरत पड़े। आप असुविधा महसूस करें, शायद आपकी ट्रेन छूट जाए या हो सकता है आपकी किसी से भेंट चूक जाए। Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as earnest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. Oh, you needn't get off. That's all right, said he. All right, said I.
but I haven't a copper on me. मैंने मेरी जेब में बिखरे तांबे के सिक्कों की व्यर्थ खोज की और पाया मैं संपूर्णतः कंगाल था। मैंने कंडक्टर को ईमानदार चेहरे के साथ बताया कि मैं मान सकता हूँ कि टिकट का किराया भुगतान नहीं कर सकता और मुझे पैसों के लिए वापस जाना लाजमी है। उस पर कंडक्टर की प्रतिक्रिया देखिए। उसने कहा, ठीक है, आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं। उस पर मैंने भी कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए। ओह, आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड। वेयर वुड यू वांट टू गो? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go. कंडक्टर का इस पर जवाब देखिए। कोई बात नहीं, मैं आपका टिकट निकालता हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? और उसने टिकट की पोटली को हवा में धरा, जो मुझे कहीं का भी टिकट देने को तैयार था, बैंक से लेकर हांगकांग तक का। मैंने कहा, आपका बहुत बड़ा एहसान हो गया, और बता दिया मुझे कहाँ जाना है। As he gave me the ticket, I said, but where shall I send the fare? Oh, you'll see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go, and then, luckily, my fingers, still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling, and the account was squared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me. जैसे ही उसने मुझे टिकट दिया, मैंने पूछा, इस टिकट के पैसे कहाँ भेजूं? उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, किसी दिन मैं तुम्हें मिलूंगा, तब देना, और जाने के लिए मुड़ा। और फिर मेरी उंगलियां, जो अभी तक जेब के कोनों को टटोल रही थी, अचानक किस्मत से सिक्के पर पड़ी और ऐसे पैसों का लेन देन पूर्ण हो गया। लेकिन इस सच्चाई ने मेरी खुशी की चमक को कम नहीं किया, जो अच्छे स्वभाव के कृति ने मुझे दिया था। क्या ऐसा अनुभव आपको कभी आया था? हाँ, हो सकता है पहचान वाले कंडक्टर से यह अपेक्षित हो, लेकिन जिसे आप जानते नहीं, ऐसे कंडक्टर ने ऐसा शिष्ट व्यवहार आपके साथ किया, तो क्या आप उसे भूल पाएंगे? A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots. Got them because my own feet get trod on so much and now I'm treading on other people's. Hope I didn't hurt you, sir. कुछ दिन बाद मेरा सबसे संवेदनशील अंगूठा भारी से कुचला गया जब मैं बस की ऊपरी स्थान पर पड़ते बैठा था। मैंने गुस्से और घोर व्यथा से ऊपर देखा और मेरे सामने खड़ा था वही प्रसन्न चेहरे वाला मेरा मित्र। माफ़ कीजिए सर, उसने कहा, मुझे पता है ये बहुत ही भारी भरकम जूते हैं। बहुत बार मेरे पाँव रौंदे जाते हैं, इसलिए मैंने ये भारी भरकम जूते पहने हैं और अब हाल ये है कि मैं दूसरे लोगों के पाँव रौंदता हूँ। आशा करता हूँ मैंने आपको चोट नहीं पहुँचाई। He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. सच तो उसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन वह इतना अच्छा था, इतना विनम्र था इस बारे में कि मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंची। इसके बाद जब भी मैं उसके बस में सवार हुआ, मैं उसका निरीक्षण करने लगा और उसके निरंतर अच्छे स्वभाव के आचरण से मुझे एक विलक्षण खुशी मिली। उस कंडक्टर में मुझे संयम की अमर्याद निधि प्रतीत हुई।
उसके पास एक ऐसा हुनर था अपनी मुसाफिरों को आरामदेह यात्रा करवाने का, जैसे उसे मिला उपहार ही। Noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. With old people, he was as considerate as a son, and with children, as solicitous as a father. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. मैंने देखा कि अगर बारिश हो रही हो तो वह सीढ़ियों तक दौड़ेगा किसी को टिप देने के लिए कि अंदर जगह है। बूढ़े लोगों के लिए वह एक पुत्र के रूप में भी विचारशील था और बच्चों के लिए वह पिता के रूप में परवाह करने वाला था। युवाओं के लिए बेशक उसके हृदय में विशेष रूप से हार्दिक स्नेह था और हमेशा उनके साथ वह हंसी मजाक और मौज मस्ती में मशगूल होता। If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner, or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. यदि बस में नेत्रहीन व्यक्ति आता तो उसे फुटपाथ पर संभल कर रखना ही उसके लिए काफ़ी नहीं था। वह अपने ड्राइवर बिल को आवाज़ देकर रुकाता और इंतज़ार करने के लिए कह उस अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराता या नुक्कड़ तक पहुंचाता या अन्यथा सुरक्षित रूप से राह पर। संक्षेप में मैंने देखा कि उसने अपने अच्छे स्वभाव और नेकी से ऐसा बेहतरीन माहौल निर्माण किया कि उसके साथ सफ़र करने का मतलब प्राकृतिक सहज शिष्टाचार और अच्छी आदतों की सीख। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि कंडक्टर के इस सौजन्यपूर्ण बर्ताव से, उसके शिष्ट वर्तन से लेखक को उसके साथ सफ़र करते वक्त सहज शिष्टाचार और नम्र आचरण की सीख मिली। What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. लेखक बताते हैं कि जिस विशेष रूप से मैं आहत हुआ वह था उसका सुख पाना जो उसे अपने काम के माध्यम से मिला। अगर बुरा शिष्टाचार संक्रामक होता है तो अच्छा शिष्टाचार भी संक्रामक होता है। If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil. But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather. लेखक यहाँ बताते हैं कि जिस विशेष रूप से मैं आहत हुआ वह था उसका सुख पाना जो उसे अपने काम के माध्यम से मिला। अगर पूरा शिष्टाचार संक्रामक होता है तो अच्छा शिष्टाचार भी संक्रामक होता है। अगर हम असभ्यता से मुठभेड़ करते हैं तो हम में से अधिकांश असभ्य बनने के योग्य हैं, लेकिन यह असामान्य रूप से अशिष्ट व्यक्ति हैं जो प्रसन्नचित्त लोगों के साथ असहमत हो सकते हैं। अर्थात यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि असभ्य व्यक्ति के साथ सभ्य व्यक्ति मुंह लगेगी तो वह भी असभ्य बन जाएगी। वैसे अच्छे शिष्ट व्यक्तियों से ये अशिष्ट व्यक्ति असहमत ही रहते हैं, उन्हें उनका शिष्टाचार अच्छा नहीं लगता। यानी जैसे शिष्टाचार के बारे में होता है वैसे ही वातावरण के बारे में यानी माहौल का भी परिणाम होता है। Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. अंग्रेजी कवि कीट्स कहते हैं कि मेरी रूह को कोई चीज़ साफ नहीं करती जैसे अच्छा दिन करता है। मतलब अच्छे दिन से मेरी रूह साफ हो जाती है। हर्षित व्यक्ति भी हमारे सबसे उदासतम पर उतरता है कुछ मंगल अच्छे दिन की कामना के साथ। अर्थात अगर किसी उदास व्यक्ति के संपर्क में प्रसन्न व्यक्ति आ जाए तो उस उदास व्यक्ति का भी दिन अच्छा जाएगा जैसे उसे आशीर्वाद मिला हो। And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address, and good-humored bearing infected his passengers.
Enlightening their spirits, he lightened his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. आगे लेखक कहते हैं, यही कारण है कि नम्र कंडक्टर के बस पर हमेशा अच्छा वातावरण रहता। यानी प्रसन्नचित्त कंडक्टर, उसका अपना शिष्टाचार, उसका संवादपूर्ण संबोधन और अच्छा मजेदार आचरण यात्रियों को संक्रमित करता है। इस कंडक्टर ने उन यात्रियों की आत्माओं को आलोकित करते अपने काम को भी हल्का फुल्का बना दिया, और यह उसकी प्रफुल्लता, उसका यह उल्लास व्यर्थ सुख नहीं बल्कि मजबूत निवेश है। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another route. It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. आगे लेखक कहते हैं, मैंने उसे मिस किया अपने बस मार्ग से, लेकिन मुझे आशा है कि इसका ये मतलब है कि उसने अपनी प्रसन्नता को दूसरी सड़क पर कैरी किया है। मतलब नम्र कंडक्टर का बस मार्ग बदल चुका है और इसलिए लेखक उसे याद कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि यह प्रसन्नता एक नीरस दुनिया में व्यापक रूप से बिखरी हुई नहीं हो सकती, और मैं एक अज्ञात बस कंडक्टर पर प्रशंसा लिखने के लिए क्षमा नहीं चाहता। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. आगे लेखक उदाहरण देते हैं अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का। अगर वर्ड्सवर्थ निर्जन बंजर भूमि पर या दलदल पर पुअर लीच गैदरर से ज्ञान के पाठ को समझ सकता है, समेट सकता है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि क्यों छोटे लोगों को अपने आचरण में एक व्यक्ति से सबक नहीं लेना चाहिए, जो यह दर्शाता है कि एक विनयशील काम अच्छे बर्ताव और दयालु भावना से संभवतः सम्मानित माना जा सकता है। यहाँ लीच का मतलब है खून चूसने वाला कीड़ा, और लीच गैदरर ऐसे कीड़ों को जमा करने वाला। यानी वर्ड्सवर्थ ऐसे पुअर लीच गैदरर से ज्ञान की बातें सीखता है, तो न्यूनतम लोगों को कंडक्टर जैसी विनम्र शिष्टाचारी व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए आचरण के बारे में, ऐसा लेखक को लगता है। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. आगे लेखक कहते हैं, यह सामान्य समझौते की बात है कि हर रोज थोड़ा सभ्यता का बर्ताव जो साधारण हवा को भी मधुर बनाता है, उस पर युद्ध का भयानक परिणाम हो चुका है। इसलिए हमें उन सभ्यताओं को वापस लाना होगा। हम कानून का उपयोग कर उन्हें वापस नहीं ला सकते। The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. But the law can only protect us against material attack, nor will the lieutenant's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. लेखक कहते हैं, पुलिस एक आवश्यक प्रतीक है और कानून एक आवश्यक संस्था समाज के लिए, अर्थात अभी भी कुछ हद तक स्वर्गदूतों की तुलना में कम ही। यहाँ पुलिस और कानून की तुलना स्वर्गदूतों से की है, यह बताने के लिए कि पुलिस और कानून अभी भी पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है, लेकिन कानून केवल भौतिक हमले के खिलाफ हमारी रक्षा कर सकता है। शारीरिक हिंसा से नैतिक चोट पहुंचाने की लिफ्टमैन की पद्धति हमें सभ्यता को बहाल करने में मदद नहीं कर सकती। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. He would have had the victory not only over the poor but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. लेखक कहते हैं,
मैं लिफ्टमैन को सुझाव देता हूँ कि वह एक अधिक चतुराई भरा, सूक्ष्म और प्रभावी बदला होगा अगर उसने सज्जन से शिष्टाचार, अदब के साथ व्यवहार किया होता। फिर वह जीत हुई होती न केवल बेअदब असभ्य व्यक्ति पर बल्कि खुद पर भी। अर्थात यही जीत है जो कि महत्व रखती है। नम्र व्यक्ति भौतिक लाभ खो सकता है, लेकिन हमेशा उसकी आध्यात्मिक जीत होती है। A comment to the liftman, a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. And never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. आगे लेकर चेस्टरफील्ड का उदाहरण देते हैं, जो अंग्रेजी राजनीतिज्ञ, लेखक और पत्रों के संरक्षक थे। लेखक कहते हैं कि मैं चेस्टरफील्ड की कहानी की सराहना करता हूँ। उनके समय लंदन की सड़कें बिना फुटपाथ की थी। एक इंसान अपने पैरों को सूखा रखने के लिए पथ यानी राह की ऊंचाई से जा रहा था, जो चेस्टरफील्ड को एक दिन सड़क पर मिला। उस व्यक्ति ने कहा, मैं कभी भी यह ऊंचा पथ बदमाश को नहीं देता। इस पर चेस्टरफील्ड ने रास्ते में झुककर नमन कर कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं हमेशा पथ देता हूँ, और उन्होंने उसको राह दी। लेखक आखिर में कहते हैं, मुझे आशा है कि लिफ्टमैन इस बात से सहमत होगा कि यह बदला मीठा मधुर था, अगर उसकी तुलना में उसने अपने साथी को कीचड़ में फेंक दिया होता। सारांश रूप में लेखक एजी गार्डिनर हमें समझाते हैं कि अच्छे शिष्टाचार से हमारा व्यक्तित्व खुलता है और इस श्रृंखला से संक्रमित समाज सुदृढ़ बनता है, और बुरा शिष्टाचार ऐसी श्रृंखला को समाज में फैलाता है जिससे संक्रमित समाज रोगी बन जाता है। ये हम पर निर्भर है कि हमें शिष्टाचार से संक्रमित होना है या अशिष्टाचार से।